वेरी वार्म गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। डियर स्टूडेंट, कॉमन्स वर्ड का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉमन मीन्स कि जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, एक जैसा यूज़ करते हैं और उस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। तो कॉमन्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कोई एक व्यक्ति ओन नहीं करता है, मतलब कि वो कम्युनिटी के द्वारा शेयर किए जाते हैं, ग्रुप में लोग उनको शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक कॉमन रूम है, एक कम्युनिटी सेंटर है, कोई पार्क है, रिवर है, ठीक है, इनको हम कॉमन्स कहते हैं। अगर हम इनको कहा जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन्स? तो कॉमन्स क्या है? दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शेयर्ड बाय ए कम्युनिटी। इन द सेम वे ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है? तो ये जो कॉमन है ये तो हमने बताया एक कम्युनिटी के लेवल पर या जो है ना स्मॉल स्केल पर हमने बताया आपको। जब हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करेंगे तो वो जगह है जो कि वर्ल्ड में वर्ल्ड की किसी भी रीजन में कोई भी ऐसा एरिया जो कि जो है किसी कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता, जो कि किसी भी कंट्री के बाहर है, उससे बाहर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और वो सॉवरन जो है ना, सॉवरन नहीं है, मतलब वो एक कंट्री जो है वो उसको उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी एक कंट्री के कंट्रोल में वो नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्लोबल कॉमन्स कहा जाएगा। जैसे कि जैसे यहाँ पे पेज नंबर 120 पर, similarly, there are some areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and require common governance by the international communities. इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है these are known as res communis humanitatis, res communis humanitatis, या इनको हम ग्लोबल कॉमन्स भी कहते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल पूछे जाएं तो एग्जाम्पल बता सकते हैं आप कि अर्थ एटमॉस्फेयर, नंबर 2 पर एंटार्क्टिका, नंबर 3 पर ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस। ये 4 हैं ग्लोबल कॉमन्स के एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स पर हम सभी कंट्रीज़ कॉपरेशन शो करती हैं, लेकिन कॉपरेशन शो करना इतना आसान काम नहीं है। कॉपरेट करना एक दूसरे को, और कॉपरेट करके कॉमन रूप से कॉमनली उसको यूज़ करना अपने डेवलपमेंट के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये टास्क इतना आसान नहीं है। दो वी से दैट दीज आर कॉमन्स, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ का रोल ज़्यादा रहता है, और इसके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन किए गए, जैसे 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 में एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, ये साइन किए गए। अब इन एग्रीमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल कॉमन्स बताए हैं, वो जो है सभी कंट्रीज़ इक्वली उनमें जो है ना ग्लोबल कॉमन्स में इंटरफेयर करती हैं, और वहाँ पर जो है ना अपना हक जताने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से जो है ना वहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है 1980s के मिड से, कि एंटार्क्टिक में जो ओजोन होल है उसकी डिस्कवरी हुई है, तब से तो ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पर पैदा हो गई हैं, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। अब एक और इशू है, वो बड़ा इशू है, और वो बड़ा इशू क्या है? वो बड़ा इशू ये है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो डेवलपमेंट के ग्लोबल कॉमन्स के जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो और एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है आउटर स्पेस एज ए ग्लोबल कॉमन। अब देखो जो आउटर स्पेस है उस पर भी, उसको भी हमने कहा कि ये ग्लोबल कॉमन है, लेकिन ग्लोबल कॉमन होते हुए भी यू विल नोटिस कि वहाँ पर भी डेवलप कंट्रीज़ का रोल ज़्यादा है। डेवलप कंट्रीज़ जो है अर्थ पे एटमॉस्फेयर पर या जो है ग्लोबल कॉमन्स में स्पेस पर, वो भी वहाँ पर भी जो है वो अपना हक ज़्यादा जमाती हैं। और इसका जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो जैसे ओशन फ्लोर है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसकी वजह से जो है ना ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें और उनका जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा मिलें। तो अब हम लोगों के पास आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन तो मैंने बताया आपको कि सबके लिए जो यूनिफॉर्म है सबके लिए कॉमन है, एंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई लेना नहीं चाहता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या आएगी कि कॉमन होते हुए भी इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है तो उसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है, इसको लेकर के जो है आपस में नॉर्थ और साउथ में कन्फ्यूज़न रहता है। और यहाँ पर जो है ना लगातार डिबेट चलती रहती हैं और लगातार एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि नॉर्थ और साउथ का जो डेवलपमेंट है बेटा, वो डेवलपमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। ये तो क्लियरली विजिबल है कि जो नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं जिनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, उनका डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबल साउथ से बहुत ज़्यादा हुआ है। और आपको मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि जो ग्लोबल नॉर्थ है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे पहले हुआ, तो ग्लोबल साउथ जो है वो अभी डेवलपमेंट के रास्ते में, डेवलपमेंट की दौड़ में काफ़ी पीछे है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जिसका कि डेवलपमेंट पहले हो चुका है और वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में अभी एंटर हुए हैं और वो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, ऑलरेडी दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज़, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और वो लोग हम पर एलिगेशन लगाते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरीके से जो है इनमें आपस में जो है ना इनमें टेंशन रहती है, और इसीलिए जो है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करें, जबकि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं वो ये कहते हैं क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ और बहुत साल पहले हुआ, इसीलिए उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी चाहिए। तो इस पर जो है इशू रहता है। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया था रियो डिक्लेरेशन में एट द अर्थ समिट इन 1992, और इसको कहा गया था, इसका एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाया गया था, उसको कहा गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था रियो डिक्लेरेशन में, इसको एक्सेप्ट किया गया था, इसको माना गया था। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है या ये जो आपको ये जो पूरा फ्रेज़ दिया हुआ है, वो ये फ्रेज़ भी वहीं पर क्रिएट किया गया था। द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द रियो डिक्लेरेशन सेज दैट स्टेट्स शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व।
माने सभी स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, माने अर्थ के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए सभी को ग्लोबल पार्टनरशिप करनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखें, इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and the technological and financial resources they command. 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या कहा कि all that the parties should act to protect the climate system. इन्होंने भी कहा कि पार्टीज, यहाँ पे पार्टीज जो है ना वो किसको कहा गया है, इन नॉर्थ एंड साउथ पार्टीज, इनको पार्टीज कहा गया है कि इनको जो है ना क्या करना चाहिए कि दे शुड कोऑपरेट, उनको जो है ना मिलकर के काम करना चाहिए और एक एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी माने इक्वलिटी के आधार पर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनकी जो मतलब ग्लोबल कॉमन्स है और उनके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाए, साथ में अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं, दोज विच आर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड दोज विच हैव मोर कैपेबिलिटीज़ should take more measures to control the environment degradation. The parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. And it was also acknowledged that per capita emissions in developing countries like India and China is relatively low. माने अगर हम एवरेज भी देखते हैं तो एवरेज जो है, जो एमिशंस है, जो ग्रीन गैस का एमिशंस जो है वो इंडिया और चाइना जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ अभी भी कम है। एवरेज जो उन लोगों का है, ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ का है, दैट इज़ मोर, एवरेज जो है ना उनका ज़्यादा है और इंडिया और चाइना का एवरेज बहुत कम है। देयरफॉर इसीलिए इंडिया और चाइना को क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। द क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जम्प्ट करने की मैंने बात कही आपसे। तो व्हाट इज़ दिस क्योटो प्रोटोकॉल? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्योटो एक जगह का नाम है विच इज़ इन जापान। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। माने कहने का ये है कि दोज कंट्रीज विच आर मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड और जहाँ पर कि ग्रीन गैस एमिशंस जो है वो ज़्यादा है तो उनको कम करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। जैसे कि सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, the rise in global temperature which may have catastrophic consequences for life on earth. The Kyoto Protocol was agreed to in 1997 in Kyoto. इस एग्रीमेंट को एग्री किया गया था 1997 में क्योटो में। क्योटो जापान में एक जगह का नाम है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इसमें इसके जो प्रिंसिपल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपका एक टॉपिक आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी फिर एक आती है बात आपकी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज।
कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज माने कि जो क्या कहते हैं, कोई भी रिसोर्सेज जो है वो कॉमन जो है ना एक ग्रुप के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। अब जैसे कि द अंडरलाइंग नॉर्म हियर इज दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, लेवल्स ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स। माने कोई भी अगर रिसोर्स है तो उसको मेंटेन करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये किसी एक ग्रुप की ड्यूटी नहीं होगी, बल्कि सब लोगों की ड्यूटी होगी। माने ऑल द ग्रुप, द होल ग्रुप जो उसे यूज़ कर रहा है, उन सब की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस मैनी विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया। आप लोगों को अगर याद हो तो जैसे कि बिश्नोई जाति के लोग जो हैं वो काला हिरन और जो है सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये राजस्थान में है, तो ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। और वो उसको मतलब पूरी कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करती है कि वो जो है ना सेक्रेड ग्रोव्स को, या जो है ना जो क्या कहते हैं ब्लैक डियर है, उसको जो है ना वो प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इसकी वजह से जो हैव कॉस्ट कॉमन प्रॉपर्टी टू ड्विंडल इन साइज़। अब देखो, पहले कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने लगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, तो अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होने लगी, जो है ना उनका साइज़ छोटा होने लगा, उनकी क्वालिटी कम होने लगी, और जो है अवेलेबिलिटी भी कम होने लगी। द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द actual management of the sacred groves of state-owned forest land appropriately fits this description of a common property regime। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बिश्नोई जाति के लोगों के लिए है, जो मैंने आपको बताया इंडिया में, राजस्थान में। Along the forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by village communities। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, बट मैंने आप लोगों के लिए ना जो क्वेश्चंस निकाले हैं, कल मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सारे क्वेश्चंस बड़े ध्यान से समझेंगे, और ये 11 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले आता है डिस्कस एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे पेज नंबर 118 पर ये जो आपको जो है ना डॉट्स दिए गए हैं यहाँ पर, पेज नंबर 118 का सेकंड कॉलम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड से स्टार्ट हो करके, और 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं ये, इनको जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको लिखना है। ये 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। होप आप इसमें से कर लोगे, इसको देख करके थोड़ा सा बस इसका साइज़ छोटा करना है। मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चले क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, विच बुक वॉज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल थिंक टैंक एंड इन विच ईयर। इसका आंसर जो है ना बेटा आएगा आपका पेज नंबर 119 पर, फर्स्ट कॉलम में लास्ट में आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम लास्ट में आप देखेंगे। तो इसका आंसर आता है द क्लब ऑफ रोम, ए ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश्ड ए बुक इन 1972। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आंसर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और बुक का नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ। बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इसके बाद आपका आंसर क्वेश्चन है, हाउ डू UNEP कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर जो है 119 पर ही सेकंड कॉलम में आप देखेंगे, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम began holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems। ठीक है, तो ये जो तरीके बताए हैं ना, जैसे कि डिबेट्स
ऑर्गेनाइज़ करना, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, और जो है ना इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो में आना चाहिए इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के ये वेरियस मेथड्स हैं। देन कम्स क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ मैनी कंट्रीज अटेंडेड इट। जस्ट इसके साथ वाला जो कॉलम, इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसी में इसका आंसर है। यूनाइटेड इन जून 1992। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन एंड वेयर अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो अर्थ समिट जो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, अर्थ समिट जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी। अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील इन जून 1992 एंड इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। और इसमें 170 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड अलॉन्ग विद 170 कंट्रीज़ बहुत सारे NGOs और बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बेटा आता है राइट फ्यू लाइंस ऑन ब्रदरलैंड रिपोर्ट। ये जो है ना 1987 में रिपोर्ट दी गई थी और इसमें आपका आवर कॉमन फ्यूचर, और उन्होंने वार्न किया था ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म, स्पेशली इन व्यू ऑफ द डिमांड्स ऑफ साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ थे, क्योंकि उनको डेवलपमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, इसीलिए जो है ना इनको वार्न किया गया था कि उनके पास जो तरीके हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, these countries are known as first world countries and generally they are also known as global north। और दूसरा जो है वो है ग्लोबल साउथ। तो वो कौन से कंट्रीज़ हैं, द पुअर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कौन सी कंट्रीज़ हैं, जिनको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रीडम मिला, उनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इनका बाद में हुआ, तो इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। पेज नंबर 120 पर है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ एजेंडा 21। बिल्कुल इसके नीचे ही दिया हुआ है, द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। देन क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको डिफाइन लिखनी है कि इसका मतलब है कि जो है अपनी डेवलपमेंट करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनका डेवलपमेंट है उसके साथ में कोई भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। माने कि हमें डेवलपमेंट करना है, बट इस लिहाज से डेवलपमेंट करना है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट नहीं हो, एग्जॉस्ट नहीं हो, और हम जो है ना अपना डेवलपमेंट भी करते रहें। माने ये डेवलपमेंट भी ना रुके और हमारे रिसोर्सेज भी जो है वो बचे रहें। तो इस तरह से हमें इनको यूज़ करना है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। माने लॉन्ग टर्म में यही डेवलपमेंट काम आने वाला है। What do you understand by commons? Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community. For example, common room, community center, park, ठीक है, river, etc. etc. एंड ग्लोबल कॉमन्स की डिफाइन जो है पेज नंबर 120 पर ही, इसी के बिल्कुल नीचे है, जहाँ सिमिलरली लिखा हुआ है ना उसके आगे देयर लिखा हुआ है। तो देयर को काट करके आप लिखेंगे ग्लोबल कॉमन्स आर सम एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरन जुरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट and require common governance by the international community. These are known as res communis humanitatis as global commons और global commons, ठीक है। और फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में, they include earth atmosphere, Antarctica, the ocean floor and outer space। होप आपको समझ में आ गया होगा। Then comes in which years these agreements were signed।
Antarctic Treaty was done in 1959 and 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड 1991 में एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन आपका काम जो है वो रेगुलर होना चाहिए। डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम योर वर्क। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जो बताया जाता है ध्यान से वीडियो सुन करके और अपने काम को किया करो। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इसीलिए मैं आप लोगों को बुक के भी PDF बना के भेजती हूँ, वीडियो बना के देती हूँ, ताकि आप उसमें से आंसर को फाइंड आउट कर सकें। ओके, थैंक यू।